लिए जेईई मेन का बस इतना था कि अच्छा जाएगा तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एडवांस के लिए। ऑब्वियसली एक बैक ऑफ द माइंड एक वो रहता है कि एक बैकअप हो गया मेरे लिए, बट एक कहीं ना कहीं बूस्ट मिल जाता है एडवांस के लिए। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जेईई मेन देने के बाद। तो वो एक मेरे से गलती हो गई थी जेईई मेंस में। जो 11th क्लास का एक टॉपिक था जीओसी, तो वो थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी से कम पढ़ा था। तो जहाँ तक फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स का प्रश्न है, तो जैसे हम जेईई के लिए पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि देखा जाए तो बोर्ड्स में भी सिलेबस तो सेम ही है। अभी जैसे जेईई मेन हो गया है, अब मान लीजिए किसी के 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आ गई है, तो श्योर ही है कोई टॉप एनआईटी में सीएस मिल जाएगा उसको। लेकिन आगे अगर अभी से ही वो कॉलेज ढूंढना शुरू कर दिया तो उसका माइंड वहीं पे डाइवर्ट हो जाता है एक डाइवर्ट हो तरह से, जाएगा। क्योंकि उसका मेन टारगेट जिनके 99.5 से ऊपर आ रहे हैं उनका मेन टारगेट तो एडवांस्ड ही होता है। हाय, मैं हूं सौरभ, आपका होस्ट वीएमसी अनस्क्रिप्टेड की इस सीरीज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिहिर, जिन्होंने जनवरी जेई 2024 के सेशन में ना ही सिर्फ 99 से ऊपर की परसेंटाइल अचीव की है और फिजिक्स में भी 100 परसेंटाइल को अचीव किया है। तो वेलकम मिहिर टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। तो मिहिर, जैसे आपने, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस माइलस्टोन को अचीव किया। थैंक्स। तो अब एग्ज़ाम, कहना चाहिए फेस्टिवल या सीज़न शुरू हो गया है ना, कि अब बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और फिर जेई का सेकंड अटेम्प्ट है, फिर जेई एडवांस है, और अगर आप बिट सेट वगैरह दे रहे होंगे तो एक आध एग्ज़ाम और होगा। तो सबसे पहले बोर्ड से शुरू करते हैं कि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है। तो आप इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट को लेके, जो भी कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन जो भी आपके पास हो, उसको लेके क्या व्यू रखते हैं? तो जैसे पहला बोर्ड एग्ज़ाम हमारा इंग्लिश का है, तो इंग्लिश कंसिडरेबली देखा जाए तो बाकी चारों सब्जेक्ट से आसान है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स से भी। तो मेरा प्रिपरेशन इसमें लास्ट के ही दिनों पे रहेगा। हाँ, रोज़ मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं उसमें 1-2 घंटे इंग्लिश के लिए निकाल रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा-सा राइटिंग स्किल्स कर लिया या लिटरेचर कर लिया, तो वैसा। और फिफ्थ सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्यूटर साइंस, तो वो लास्ट में है, उसके लिए 1 महीने का गैप है, तो कंप्यूटर में तो वैसे भी ज़्यादा हाँ, छुट्टियां हैं। एग्ज़ैक्टली। तो कंप्यूटर आप कह रहे हैं कि आप बोर्ड, मतलब जो कोर पेपर हैं उसके बाद हाँ, देखेंगे। हाँ, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। 3-4 दिन शुरू के, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस वैसे भी मैंने पूरे साल भर उतना नहीं पढ़ा है। प्रैक्टिकल्स के टाइम पे थोड़ा कवर अप हो गया था, ओके। बस उतना ही है। तो एक ना, जो स्टूडेंट्स को बहुत लग रहा है, जितना हम इंटरेक्ट कर रहे हैं या जो फ़ोन कॉल्स भी रहते हैं या जो मैसेजेस रहते हैं बच्चों के, कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो आपने जैसे जेई के लिए प्रिपेयर कर ली है पूरी, और एक आपको अचीवमेंट भी उसमें मिल गया है, उसकी प्रिपरेशन और जो बोर्ड में अब लिखा जाना है, जो पेपर आएंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उन दोनों में कैसे समन्वय आप बिठाल रहे हैं, या कैसे आप देख रहे हैं कि वो प्रिपरेशन को उसमें कैसे ट्रांसलेट करना है कि बोर्ड में भी जो है वो एक ज़बरदस्ती परसेंटेज बन जाए? तो जहाँ तक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का प्रश्न है, तो जैसे हम जेईई के लिए पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि देखा जाए तो बोर्ड्स में भी सिलेबस तो सेम ही है। अब यहाँ पे कई बच्चों को डेरिवेशंस, सब चीज़ें लिखने में थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जेईई में पेपर एमसीक्यू का होता है। बट मेरे अनुमान से जब हम जेईई के लिए भी तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम जाते हैं, तो डेरिवेशंस हमें पता होनी चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक बोर्ड का सवाल है, सिर्फ़ लिखने की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो बहुत ही कम समय में हम अचीव कर सकते हैं, और जितना टाइम बोर्ड दे रहा है गैप्स गैप्स तो उसमें। बोर्ड में हमेशा रहते हैं। हाँ। तो बोर्ड में आप कैसे 2022-23 का पेपर को करके देखेंगे, या सैम्पल पेपर जो वीएमसी ने भी दिए हैं या आपके हुँ, स्कूल हुँ, ने हुँ। भी दिए होंगे, उनको हाँ, करेंगे? कैसे आप सोच रहे हो इसको करने के लिए? तो मैंने एक सैंपल पेपर अपने स्कूल के प्री बोर्ड से पहले भी करा था, फिज़िक्स का 1, केमिस्ट्री का 1 और मैथमेटिक्स का 1। तो 1 या मैक्सिमम 2 सैंपल पेपर मैं बोर्ड्स के दौरान भी उसके पहले करके जाऊँगा। अब जैसे जब 99 से ज़्यादा परसेंटाइल आती है, तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है ना? और इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर एक जैसा ही हो। जितना मेरा अनुभव है, वो ये कहता है कि हर बच्चे का अपना-अपना अलग-अलग आंसर इसके अंदर हो सकता है। कि आपकी जनवरी सेशन में अगर 99 से ऊपर परसेंटाइल आ गई है, या एक अच्छी परसेंटाइल आ गई है, ये भी बोल देना चाहिए, खाली 99 नहीं बोलना चाहिए, एक अच्छी परसेंटाइल आ गई है जहाँ पे आप श्योर हो कि आप एडवांस में अपीयर होगे और आपको एक अच्छा कॉलेज जो है, प्रीवियस ईयर स्टैटिस्टिक्स अगर देखते हैं उससे मिलता है। तो
ऐसे में आपका सोचना क्या है कि अप्रैल वाला जेई मेन आप उतनी रिगोरोसिटी के साथ दोगे, या जैसे ही बोर्ड के पीसीएम के पेपर खत्म होते हैं आप एडवांस की ओर फोकस करोगे? तो मैं जेई मेन सेशन 2 दूंगा तो ज़रूर, पर मेरा मेन फोकस अब जेई एडवांस्ड है, तो उतना मैं ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं दूंगा जेई मेन स्पेसिफिक हो गया। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने पूरा जैसे नवंबर से पहले तक दिसंबर तक मिक्सड मेंस प्लस एडवांस चल रहा था, पर दिसंबर जनवरी में वो पूरा प्योरली मेंस हो गया, स्पीड बेस्ड और सैम्पल ये मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट। बट अब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं वैसा नहीं करूँगा, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और वैसे ही मैं अप्रैल अटेम्प्ट दूंगा। फोकस मेरा तो एडवांस है। बेसिकली आपका फोकस अब एडवांस हो एडवांस जाएगा है। बोर्ड के बाद, राइट? और अभी तो बोर्ड चलता रहेगा। हाँ। और मेरे को चीज़ जो दिख रही है, वो बच्चे ना अभी से कॉलेज के बारे में सोचने लग रहे हैं। अभी से कॉलेज मतलब जो परसेंटाइल आई है उसके बेसिस पर देख रहे हैं कि ए बी सी डी कौन सा कॉलेज हम मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा अभी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो आराम से हम जब रिजल्ट आ जाए तो देख सकते हैं। अभी तो पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपका क्या व्यू है इसको लेके? नहीं, मेरा भी सेम ही व्यू रखता हूँ मैं, क्योंकि अभी जैसे जेई मेन हो गया है, अब हम्म, मान लीजिए किसी के 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आ गई है, हम्म, तो श्योर ही है कोई टॉप एनआईटी में सीएस मिल जाएगा उसको। हम्म, लेकिन आगे अगर अभी से ही वो कॉलेज ढूंढना शुरू कर दिया तो उसका माइंड वहीं पे डाइवर्ट हो जाता है एक डाइवर्ट हो तरह से, जाएगा। क्योंकि उसका मेन टारगेट जिनके 99.5 से ऊपर आ रहे हैं उनका मेन टारगेट तो एडवांस्ड ही होता है। हम्म, तो अगर वो एडवांस टारगेट कर रहे हैं तो उन्हें एडवांस के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, जो मैं भी वही कर रहा हूँ। कॉलेज ढूँढने से क्या होता है कि हमारा दिमाग वहीं पे डाइवर्ट हो जाता है हम्म, एनआईटीज़ और फिर वो सब में, तो हम्म। कहीं न कहीं एग्ज़ाम पे हैम्पर ना कर जाए, बस इसीलिए वो वो ये अभी कि नहीं मतलब करना चाहिए। बेसिकली आप ज़्यादा रिसर्च करोगे, एक तो उसमें टाइम वेस्ट करोगे टाइम भी अपना, वेस्ट होता है। है ना? हाँ, 1-2 घंटे जैसे कर लिया, फ्री बैठे हैं हाँ, तो देख वो लिया, ठीक है, मतलब वो तो वो उतना अंदाज़ा तो वो तो वैसे भी उतना, होता ही हाँ, है। प्रीवियस ईयर्स हाँ, के, प्रीवियस लेकिन ईयर से ये नहीं कि अंदाज़ा। घुस जाएँ बिल्कुल उसमें, हुँ, वो नहीं। और वो एक कहीं मुझे लगता है कई बार कि क्या है कि आपको जैसे स्टैटिस्टिक्स में दिखने लग जाए कि ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, या जैसे आपने बोला एनआईटी में सीएस मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं कॉम्प्लेसेंसी भी आ जाती है यार कि ठीक है, कुछ बैकअप तो हो ही गया है ना, अब हाँ, आराम से करते हैं। तो वो फिर जो एक एक हंगर चाहिए, जो रिग्रोसिटी चाहिए एडवांस के लिए, हाँ, वो वो कहीं न रिग्रोसिटी कहीं न कहीं ख़त्म या खत्म खत्म हो जाती सब्ड्यू है। हो जाता है, वो हो जाता है। इसीलिए भी कॉलेज इतना वो नहीं है हाँ। कि अभी से ढूँढना शुरू कर दो। मेरे लिए जेईई मेन का बस इतना था कि अच्छा जाएगा तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एडवांस के लिए। ऑब्वियसली एक बैक ऑफ द माइंड एक वो रहता है कि एक बैकअप हो गया मेरे लिए। बट एक कहीं न कहीं बूस्ट मिल जाता है एडवांस के लिए, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जेईई मेन देने के बाद। तो जैसे बोर्ड की जो टाइमिंग है एग्ज़ाम की, वो सुबह शायद 10 से 1 हाँ। है ना? तो कैसे आप अपनी बॉडी क्लॉक को उसके लिए ट्यून कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? कुछ आपने इस तरीके से कुछ सोचा है, या अभी फ्री फ्लो चल रहा है जैसे चलता है? नहीं, मतलब मैं अगर सच-सच बताऊँ तो मैंने जेईई मेन के लिए भी कुछ वैसे रिगरस वो नहीं किया था, बॉडी हुँ, प्लान वो सब। क्योंकि मैं मतलब मेरा जैसा बॉडी है, सबका बॉडी अलग-अलग होता है। मेरा जैसे है कि मैं जितने बजे जब सोना चाहूँ, मैं तब सो सकता हूँ। जब हुँ। उठना चाहूँ तब उठ सकता हूँ। तो अगर मैं 10 बजे सोना चाहूँ, मैं 10 बजे सो सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा ऐसा कोई रिगरस प्लान नहीं है ऐसा। हाँ, 2 दिन पहले जैसे जेईई मेन के भी 2 दिन पहले ऐसा था कि मैंने थोड़ा बहुत फिक्स करने की कोशिश की थी, बट वो रिगरस नहीं था। तो वैसे जनरली ये माना जाता है कि मतलब जिस टाइम पे एग्ज़ाम हो, उस टाइम पे सोने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, हाँ, आपका एग्ज़ैक्टली। कहीं तो न मैं जैसे कहीं। मॉक टेस्ट भी देता था, हाँ। जैसे वीएमसी सीबीटी लेता था, हुँ, तो उस दिन तो ऑब्वियसली मैं जल्दी उठता था। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे उसकी आदत डालनी पड़ी दिसंबर से, हुँ। वो मेरा नहीं, फ्री इतनी फ्री ज़रूरत नहीं होती नहीं है, होती है। बट थोड़ा-सा बस, हाँ, वो हाँ, देखना अवेकनिंग होता है। टाइप की एग्ज़ैक्टली। रिक्वायरमेंट रहती है, हाँ। राइट। तो अब जैसे एक चीज़ तो ये हो गई कि अब जैसे ना बोर्ड को लेके बहुत ज़्यादा लोग ना इस समय परेशान से हो रहे हैं कि अच्छी तैयारी कर ली है। मुझे लगता है जो भी परसेंटाइल जिसकी आई हो, जिसने भी मेरे लगता है जेईई की या नीट की तैयारी करी होती है, उसके लिए बोर्ड्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, है ना? हुँ। कॉन्फिडेंस रखने की बात होती है नॉर्मली कि जो आपने पढ़ा है वही है। तो जो 1 मार्क और 2 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक आप कुछ बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से किसको अप्रोच करना है? 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, वो जनरली जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं, तो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, या तो 1 वर्ड 1 लाइन या वैसे ही टाइप के आते हैं। तो वो तो एग्ज़ैक्टली नहीं, मतलब सिमिलर पैटर्न है जो हम जेईई मेन में फ़ॉलो करते हैं। और क्योंकि जेईई मेन और लेवल भी थोड़ा बहुत, मतलब जेईई मेन के आसान क्वेश्चंस का लेवल हो गया लेवल हो उनका। जाता है। जो 2 मार्कर क्वेश्चंस है वो थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव हो गए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वही सेम रहता है। और जहाँ तक 5 मार्क वाली बात हुई, वो वही वाली चीज़ हो गई कि जैसे डेरिवेशंस हो गए, डेरिवेशंस हो गए और वो वैसी चीज़ें हैं या जो वर्किंग हो कॉन्सेप्चुअल गई कहीं क्लैरिटी पर। डिमांड करते हैं। हुँ। और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसी ने जेईई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती ही उस है पे उससे। होती है। सिर्फ़ एक बार राइटिंग प्रैक्टिस की हाँ, बात राइटिंग है, जो प्रैक्टिस की बात होती मुझे है। लगता है कि पास के 1-2 साल के पेपर देख के, या सैंपल पेपर देख के, या जो प्री बोर्ड भी लोगों ने दिए ही होंगे, हाँ, उससे काफ़ी हद तक बहुत। क्लैरिटी इसमें रहती है कि हमें क्या लिखना है और
क्या नहीं लिखना है, क्योंकि अब तो बोर्ड की मार्किंग जो है वो बड़ी अच्छी हो गई है। पुराने ज़माने में हमारे टाइम पे तो बड़ी अजीब सी होती थी, बट अब तो टू द पॉइंट है कि आपने ये कीवर्ड लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा, हाँ, आपने फॉर्मूला लिखा है तो मिलेगा, नहीं कि ये लिखा है तो नहीं मिलेगा। बहुत जेनरिक, बड़ा अच्छा सा सिस्टम कर दिया गया है। अब बात आती है एनसीईआरटी के ऊपर, है ना, कि लोग जेईई मेन तो इस बार या हर बारी मतलब एनसीईआरटी के काफ़ी क्लोज होता है, इस बार तो बहुत ज़्यादा क्लोज केमिस्ट्री में तो हो ही गया था। तो एनसीईआरटी को कितना आपने पढ़ा जेईई के लिए और बोर्ड्स के लिए, और आपका एनसीईआरटी के बारे में क्या अपना जजमेंट है? तो जैसे मैं मैथमेटिक्स से शुरू करूँगा। हम्म, मैथमेटिक्स के लिए मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी मतलब हम्म, इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें ना तो थ्योरी उतनी ना डीप है क्वेश्चंस है। और ना क्वेश्चंस बहुत डीप हैं। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे फॉर स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए। खैर हम्म, इस बार तो इनऑर्गेनिक डिलीटेड ही है बोर्ड से भी हम्म, बहुत ज़्यादा, हम्म। लेकिन फिर भी जैसे डीएफ ब्लॉक वाले चैप्टर्स हो गए, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक के लिए भी, इस बोर्ड्स बार पॉइंट तो ऑफ व्यू से। सुन जो बच्चों ने फीडबैक दिया है उसमें यही है कि जो जनवरी ऑर्गेनिक, सेशन में हाँ, ऑर्गेनिक आई है वो भी एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी से आई है। रिलेटेड है। तो वो एक मेरे से गलती हो गई थी जेईई मेंस में। जो 11th क्लास का एक टॉपिक था जीओसी, तो वो थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी से कम पढ़ा था, तो उससे क्वेश्चंस आ गए थे। तो इनफैक्ट बोर्ड भी एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है। और फिजिक्स के लिए भी सेम चीज़, बैक एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी के एंड एनसीईआरटी के थ्योरी। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिहिर ने भी कहा और जो हम भी हमेशा कहते रहते हैं कि जो बैक एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी की, खास तौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री की ही बात अभी हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी हर चैप्टर की एनसीईआरटी में दी हुई होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह पर जो है फ़ायदा होता है। तो जब आप अभी रिवीजन कर रहे हैं, जो आपको टाइम मिल रहा है दो बोर्ड के 2 दिनों, जो 2 एग्ज़ाम के बीच में, उसमें आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और बहुत फास्ट है क्योंकि इतना लंबा है नहीं, क्योंकि बोर्ड के लिए तो खाली 12th की ही एनसीईआरटी देखनी है, 11th वाली तो अभी देखनी हाँ, भी नहीं है ना। और काफ़ी सब कुछ डिलीट भी हो चुका है, तो सिलेबस भी काफ़ी हद तक रैशनलाइज्ड है हर जगह पर जाके, राइट। तो एनी अदर टिप विच यू वांट टू गिव फॉर अपकमिंग अप्रैल जेईई मेन एग्ज़ाम? तो जैसे मेरा यही रहेगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखें, क्योंकि ये मैंने भी देखा था अपने प्रिपरेशन में 2 साल के, कि जब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन रहता था, जैसे हुँ, 12th में भी अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त के टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था, जब जेई वीएमसी ने अपना एक सीबीटी लिया था। तो मेरे वीएमसी के दोनों सीबीटी में बहुत ही कम स्कोर आया था। तो मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड वही चीज़ बन गया था कि मेरा कितना भी प्रिपेयर्ड हो, पर वो कंप्यूटर वाला जो चीज़ है वो हुँ। मेरे से नहीं होगा। तो वो कहीं न कहीं जाके वो मैं फॉर्च्यूनेट था या क्या हुआ, लेकिन जनवरी में आके वो एक तरह से मेरा सीबीटी अच्छा जाने लगा। वो एक कॉन्फिडेंस बन गया मेरा सीबीटी में। तो कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हाँ, सही बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं और जो एक छोटी सी चीज़ भी छोड़ देते हैं उसको सोच सोच के आप एंजाइटी में आ जाते हैं और परेशान होते हैं। और मुझे लगता है, मैंने तो हमेशा कहा है, हर पॉडकास्ट में भी कहा है और वैसे भी कहा है, कि ये मान लो कि जो एक चीज़ आपने नहीं करी है वो नहीं आएगी एग्जाम में, उतने कॉन्फिडेंस हुँ, के साथ आपको एग्जाम के अंदर जाना चाहिए। तो थैंक यू मिहिर फॉर योर इम्पॉर्टेंट टाइम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड जेईई एडवांस। थैंक यू सर। तो इसी तरीके के पॉडकास्ट और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने के लिए, देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।